Hello guys, today we are going to read another news article taken from The Hindu. I will explain each and every word and sentence so that you all can understand it clearly. So without any delay, let's get started. तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग. NCERT compresses 3 subjects into 1 book for class 7. NCERT आप लोगों को पता होगा, ये एक सरकारी संस्था है जो स्कूली बच्चों के लिए किताबें बनाता है. NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. तो NCERT कंप्रेसेस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना या किसी चीज़ को एक साथ जोड़ना, यानी कि एक साथ जोड़कर छोटा कर देना. तो NCERT कंप्रेसेस यानी कि NCERT ने एक साथ जोड़ दिया 3 सब्जेक्ट यानी कि 3 विषयों को एक साथ जोड़ दिया इनटू 1 बुक यानी कि एक ही किताब में फॉर क्लास 7 यानी कि क्लास 7 के लिए. तो NCERT ने कक्षा 7 के लिए 3 विषयों को जोड़कर एक ही किताब में कर दिया, यानी कि एक ही किताब में जोड़ दिया. तो पहले कक्षा 7 में जो 3 किताबें थी, इतिहास, भूगोल और सामाजिक राजनीतिक जीवन, अब इन तीनों किताबों को मिलाकर एक ही कर दिया है. तो ये थी इसकी मेन हेडिंग. अब इसे आगे पढ़ते हैं. द न्यू सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7 यानी कि कक्षा 7 के लिए जो नई सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान. तो जो सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, पब्लिश्ड बाय यानी कि जिसको पब्लिश किया गया यानी कि प्रकाशित किया गया बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं NCERT. तो ये NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि कक्षा 7 के लिए नई सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है, जिसको क्या NCERT ने जारी किया. हेज श्रृंक, ये श्रृंक की 3rd फॉर्म है. श्रृंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कि सिकुड़ कर छोटा हो जाना. तो उसी की 3rd फॉर्म यहाँ पर यूज की गई है श्रृंक, यानी कि जो कक्षा 7 की जो सोशल साइंस की जो किताब है हेज श्रृंक, यानी उसे क्या छोटा कर दिया गया है. वोट वर अर्लियर 3 सेपरेट बुक्स, यहाँ पर वोट का मतलब है जो, वर अर्लियर 3 सेपरेट बुक्स, जो पहले क्या है, अर्लियर का मतलब होता है पहले, जो पहले 3 सेपरेट बुक्स में थी. सेपरेट का मतलब होता है अलग अलग. तो जो पहले 3 अलग अलग किताबें थी, तो उसे अब क्या है श्रिंक कर दिया गया, यानी कि उसे छोटा कर दिया गया. फॉर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि पहले जो क्या है हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की जो अलग अलग 3 किताबें थी, उसे क्या है अब एक में ही कर दिया गया है, छोटा कर दिया गया है उन्हें. स्टूडेंट्स इन क्लासेस 4 and 7 यानी कि कक्षा 4 और 7 के जो विद्यार्थी हैं आर गेटिंग न्यू टेक्स्ट बुक्स. गेट का मतलब होता है मिलना, तो उन्हें क्या है मिल रही है न्यू टेक्स्ट बुक्स, यानी कि कक्षा 4 और 7 के जो विद्यार्थी है उन्हें क्या है नई पाठ्य पुस्तक मिल रही है. फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 and 6, एकेडमिक ईयर का मतलब होता है शैक्षणिक सत्र. तो उन्हें क्या है जो शैक्षणिक सत्र है 2025-26, उसके लिए कक्षा 4 और 7 के विद्यार्थियों को क्या है नई पाठ्य पुस्तक मिल रही है. तो NCERT ने पहले जो इतिहास, भूगोल और जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है, उसके लिए जो अलग अलग किताबें थी, उन्हें मिलाकर कक्षा 7 के लिए क्या है एक ही सामाजिक विज्ञान की किताब बना दी है, जो कि क्या है कक्षा 4 और 7 के छात्रों को क्या है अब मिलने वाली है. क्लास 7 स्टूडेंट्स विल गेट, यानी कि जो कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं विल गेट, यानी कि उन्हें मिलेगा अ सिंगल सोशल साइंस टेक्स्ट. यहाँ पर टेक्स्ट का मतलब है टेक्स्ट बुक. तो उन्हें क्या है एक ही सिंगल क्या है सोशल साइंस की किताब मिलेगी. टाइटल, यानी कि जिसका शीर्षक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड. एक्सप्लोरिंग सोसाइटी यानी कि समाज की खोज, इंडिया एंड बियॉन्ड यानी भारत और उससे परे पार्ट 1, यानी कि अब जो नई सोशल साइंस की जो किताब है तो उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1, जिसका हिंदी नाम है समाज की खोज भारत और उससे परे पार्ट 1. द न्यू बुक रिप्लेसेस, यानी जो नई किताब है ये क्या रिप्लेस करती है, यानी कि ये स्थान लेती है. रिप्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को बदलकर उसकी जगह ले लेना. तो ये जो नई किताब है ये रिप्लेस करती है किसे 3 अर्लियर बुक्स, यानी कि जो पहले जो 3 किताबें थी उसको रिप्लेस करती है, उसका स्थान लेती है. अब वो कौन कौन सी किताबें थी पहले. अवर पास्ट सेकंड फॉर हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के लिए जो किताब थी जिसका नाम था अवर पास्ट सेकंड, यानी कि हमारा अतीत भाग 2. एक तो ये किताब हो गई, और जो दूसरी है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन. तो दूसरी किताब ये हो गई
अभी जो ब्रैकेट में आया है ये सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस जो किताब है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में जानकारी दी गई है कुछ। अ न्यू सब्जेक्ट यानी कि एक नया विषय, अर्लियर इंट्रोड्यूस्ड, अर्लियर का मतलब होता है पहले, जिसको पहले इंट्रोड्यूस किया गया यानी कि शुरू किया गया इन मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल का मतलब है कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो स्कूलें हैं उसे बोलते हैं मिडिल स्कूल। यानी कि ये जो पाठ्य पुस्तक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इससे पहले मिडिल स्कूलों में चालू किया गया था, शुरू किया गया था। विच रिप्लेसेस सिविक्स, जिसने क्या है, किसको रिप्लेस किया, सिविक्स को। सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। तो ये जो किताब है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसकी जगह पहले क्या है, सिविक्स नाम की किताब थी और बाद में इसका नाम क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ कर दिया। तो दूसरी ये किताब हो गई। और जो तीसरी है वो है एंड आवर इन्वायरमेंट फॉर जियोग्राफी, यानी कि जियोग्राफी के लिए यानी कि भूगोल के लिए जो किताब है उसका नाम है आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारा पर्यावरण। तो पहले ये जो 3 किताबें थी इनको क्या है अब एक साथ कर दिया जाएगा और इनकी जगह किसे रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक सिंगल सोशल साइंस की किताब को, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। तो इसकी जगह क्या है, ये किताब कर दी गई है अब। अ सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड, सीनियर ऑफिशियल का मतलब होता है वरिष्ठ अधिकारी और इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, यानी कि एक वरिष्ठ अधिकारी जो शामिल थे विद फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक्स। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ बनाने की प्रक्रिया। तो एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि बनाने में शामिल थे, अब किसे, ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक्स, यानी कि नई किताबें बनाने में जो कि शामिल थे। टोल्ड यानी कि उन्होंने बताया, द हिंदू यानी कि उन्होंने द हिंदू को बताया। एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखना, जब भी आपको सेंटेंस में टोल्ड या सैड इस प्रकार के कोई वर्ड दिखे तो उसके बाद का जो सेंटेंस है वो हमेशा 2 प्रकार से आएगा, या तो डायरेक्ट स्पीच में आएगा या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा। आपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक में पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब भी कोई बात डायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हो तो उससे वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही दिखाते हैं जैसा किसी व्यक्ति ने कोई बात कही थी। अगर उसने प्रेजेंट में बोला था तो प्रेजेंट में ही दिखाते हैं, और अगर किसी ने कोई बात पास्ट में कही थी तो वह हूबहू क्या है, न्यूज़पेपर या कहीं पर भी क्या है, वो सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई होती है। और यदि सैड या टोल्ड के बाद में कोई बात इनडायरेक्ट स्पीच में लिखी गई हो तो उससे हूबहू नहीं दिखाते। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट का है तो उसे पास्ट में दिखाते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है अ सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व विद फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू टेक्स्ट बुक टोल्ड, यानी जो सीनियर अधिकारी है जो कि क्या है किताबें बनाने में शामिल थे, उन्होंने बताया। अब एक्चुअली उन्होंने प्रेजेंट में ही बताया था, लेकिन अब ये जो घटना है वो घट चुकी है और उसे यहाँ इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है, इसलिए लिखते समय इसे पास्ट में लिखेंगे। तो टोल्ड द हिंदू यानी कि उन्होंने द हिंदू को बताया। क्या बताया, द NCERT वॉज लाइकली टू। अब यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, लेकिन जब ये बात बोली गई थी उस समय यहाँ पर इज था, यानी कि द NCERT इज लाइकली टू। लेकिन अब ये जो घटना है घट चुकी है, इसलिए लिखते समय इसे वॉज लिखेंगे, यानी कि पास्ट में लिखेंगे। लाइकली टू का मतलब होता है कोई काम करने वाले होते हैं, तो इसकी जगह हम गोइंग टू का भी यूज़ कर सकते हैं, अबाउट टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आया है लाइकली टू, यानी कि कोई काम करने वाले हैं। तो द NCERT वॉज लाइकली टू, यानी कि NCERT जो क्या करने वाले हैं। अब क्या, रिलीज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक, यानी कि जो किताब है उसका सेकंड भाग है, जो सेकंड पार्ट है उसे क्या रिलीज करने वाले हैं। रिलीज करने का मतलब है जारी करना। तो जो NCERT के जो वरिष्ठ अधिकारी है उन्होंने कहा कि हम क्या है इस किताब के सेकंड भाग को भी क्या है जारी करने वाले हैं। टाइटल यानी कि जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2, यानी जो पहले जो किताब थी वो थी पार्ट 1। अब ये क्या है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का क्या है पार्ट 2 है, जो कि क्या है जारी करने वाले हैं फॉर क्लास 7, यानी कि कक्षा 7 के लिए। इन अपकमिंग मंथ्स, अपकमिंग मंथ्स का मतलब है आने वाले महीनों में। पार्ट 1 ओनली कवर्स, यानी कि जो भाग 1 है वो केवल कवर करता है किसे, 6 मंथ्स, यानी कि केवल 6 महीनों को ही कवर करता है। वर्थ ऑफ, वर्थ ऑफ का मतलब होता है के बराबर या जितना या फिर किसी चीज़ का मूल्य। तो जो भाग 1 है वो क्या है केवल 6 महीने के जितना ही कवर करता है। ऑफ सोशल साइंस स्टडी फॉर क्लास 7, यानी कि कक्षा 7 के जो सामाजिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसके 6 महीनों के बराबर ही क्या है वो कवर करता है, जो भाग 1 है। एंड पार्ट 2, और जो भाग 2 है इज बीइंग इनविजन्ड। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव का सेंटेंस है। जब भी आपको इज बीइंग या आर बीइंग ऐसे दिखाई दे और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो इसका मतलब वो क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर आया है इनविजन, जो कि इनविजन की थर्ड फॉर्म है। इनविजन का मतलब होता है कल्पना करना। तो पार्ट 2 इज बीइंग इनविजन, यानी भाग 2 की क्या है कल्पना की जा रही है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, यानी कि अगले 6 महीनों के लिए। तो जो पहले 6 महीने हैं उसके लिए भाग 1 होगा और जो अगले 6 महीने हैं उसके लिए होगा भाग 2।
द न्यू बुक इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 5 थीम्स, यानी जो नई किताब है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है वो क्या है, अराउंड 5 थीम्स, यानी वो क्या है 5 थीम पर आधारित है, यानी कि उसमें क्या है 5 टॉपिक पर क्या चर्चा की गई है। अब जो 5 थीम है वो कौन कौन सी है। जो पहली थीम है उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया एंड द वर्ल्ड यानी कि भारत और दुनिया, लैंड एंड द पीपल यानी कि भूमि और लोग, यानी कि इसमें क्या है भारत और दुनिया के भूगोल और समाज के बारे में क्या है पढ़ाया जाएगा। और जो दूसरी थीम है, दूसरा टॉपिक है वो है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री का मतलब होता है बुनावट, यानी कि अतीत की बुनावट। तो इसमें क्या है इतिहास से जुड़े पुराने समय की जो घटनाएं हैं और कहानियां हैं उनको जानने को मिलेगा। और जो तीसरी थीम है वो है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक और हेरिटेज का मतलब होता है धरोहर, और नॉलेज ट्रेडिशंस यानी कि ज्ञान परंपराएं। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपराएं, तो यह है तीसरी थीम। इसमें क्या है भारत की संस्कृति, कला, साहित्य और ज्ञान के जो पुराने तरीके हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो चौथी थीम है वो है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, यानी कि शासन और लोकतंत्र, यानी इसमें क्या है सरकार कैसे चलती है, लोकतंत्र क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और जो पांचवी थीम है वो है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है आर्थिक जीवन, तो हमारे चारों ओर का आर्थिक जीवन। तो इसमें क्या है पैसा, व्यापार और लोगों की जो रोजमर्रा की जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये है मेन 5 थीम जो नई किताबें हैं उसमें आने वाली है। पार्ट 1 टाइमलाइन, यानी कि सोशल साइंस की जो किताब है भाग 1 उसका समय क्रम। वाइल यानी कि जहां द प्रीवियस क्लास 7 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, प्रीवियस क्लास का मतलब होता है पिछले साल की कक्षा। तो जहां पिछले साल की जो कक्षा 7 है उसकी जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है यानी कि हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है, स्टार्टेड यानी कि जो शुरू थी कहाँ से, इट्स अकाउंट एट द 7th सेंचुरी एडी, यानी कि जो शुरू थी कहाँ से, इट्स अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा। तो यानी कि इसका जो लेखा जोखा है वो शुरू था एट द 7th सेंचुरी एडी। सेंचुरी का मतलब होता है सदी और एडी का मतलब होता है ईस्वी। तो 7वीं सदी ईस्वी से शुरू थी, यानी जहां पहले कक्षा 7 की जो इतिहास की किताब है वो 7वीं सदी ईस्वी से शुरू होती थी। पार्ट 1 ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक कवर्स, यानी कि अब जो नई किताब है जिसका जो भाग 1 है कवर्स, यानी जो कवर करता है द अर्लियर पीरियड, यानी कि पुराने समय को कवर करता है। अब कहां से, फ्रॉम 1900 BCE टू 300 BCE। यहाँ BCE का मतलब है ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। यानी अब जो नई किताब का जो भाग 1 है वो क्या इससे भी पुराने समय को क्या कवर करता है, यानी कि 1900 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक का। एंड कल्मिनेट्स, कल्मिनेट्स का मतलब होता है खत्म होना या फिर समाप्त होना, और ये खत्म होता है यानी कि समाप्त होता है विद द पीरियड। तो ये कौन से समय पर खत्म होता है, बिटवीन द 6th and 19th सेंचुरी एडी। तो ये क्या है 6ठी और 9वीं सदी ईस्वी के बीच में क्या है समाप्त होती है। तो अब ये जो नई सामाजिक विज्ञान की जो किताब आई है वो 1900 से लेकर 300 ईसा पूर्व से शुरू होती है और 6ठी और 9वीं ईस्वी के बीच में क्या है समाप्त होती है। द टेक्स्ट ऑल्सो फीचर्स, यानी कि जो टेक्स्ट है उनमें क्या और भी फीचर्स है। वैसे फीचर का मतलब होता है विशेषताएं, लेकिन फीचर का यूज किसी विशेष चीज़ के होने के अर्थ में भी यूज करते हैं। तो द टेक्स्ट ऑल्सो फीचर्स, यानी कि उस टेक्स्ट में है क्या मेनी संस्कृत टर्म्स, यानी कि बहुत से क्या है संस्कृत के शब्द भी हैं। अलोंग विद डाइक्रेटिक्स, डाइक्रेटिक्स का मतलब होता है संस्कृत के चिन्ह, यानी कि उसमें क्या है संस्कृत के चिन्ह भी है जो कि अक्षरों के ऊपर लगाए जाते हैं। यानी कि जो नई पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है संस्कृत के कई शब्द भी हैं और उनके साथ क्या है उच्चारण को सुधारने के लिए क्या है कुछ विशेष चिन्ह भी दिए गए हैं। द मार्क्स यूज्ड, यानी कि जो चिन्ह हैं वो यूज किए गए हैं। ओवर लेटर्स, यानी कि अक्षरों के ऊपर यूज किए गए हैं, यानी कि अक्षरों के ऊपर लगाए गए हैं। टू अनकरेज, अनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, ताकि क्या बच्चे प्रोत्साहित हो सकें। अब किसके लिए, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, यानी कि क्या है बच्चे सही उच्चारण कर सकें, उसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। ऑफ संस्कृत वर्ड्स, यानी कि जो संस्कृत के जो वर्ड हैं उनका क्या अच्छे से उच्चारण कर सकें और उसके लिए प्रोत्साहित हो सकें। इसके लिए क्या है संस्कृत के कुछ चिन्ह भी यूज किए गए हैं। वाइल द ओल्ड टेक्स्ट बुक मेंशंस, वाइल का मतलब होता है जहां, तो जहां जो पुरानी किताब थी, पुरानी पाठ्य पुस्तक थी वो मेंशन करती थी, यानी कि वो जिक्र करती थी। पर्शियन क्रॉनिकलर मिनहाज ए सिराज, क्रॉनिकलर का मतलब होता है इतिहास का लेखक, और पर्शियन को फारसी भी कहते हैं। यानी कि जहां पहले की जो किताब थी उसमें क्या है जो फारसी जो इतिहासकार है, जो लेखक है मिनहाज ए सिराज, उसका जिक्र था, उसका वो जिक्र करती थी। मुगल एम्परर बाबर, यानी जो मुगल सम्राट जो बाबर है उसका भी जिक्र था उसमें। एंड द 14th सेंचुरी पोइट, और जो 14वीं सदी के जो पोइट है कवि हैं, हु यूज द टर्म्स हिंदुस्तान एंड हिंद, हु यूज्ड यानी जिसने यूज्ड किया इस्तेमाल किया
द टर्म्स यानी कि जो शब्द है हिंदुस्तान एंड हिंद, तो जिसने क्या हिंदुस्तान और हिंद जैसे शब्दों का यूज किया था, तो उस 14वीं सदी के कवि का भी जिक्र था उसमें। द न्यू टेक्स्ट बुक मेंशंस, लेकिन अब जो नई जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो जिक्र करती है किसका, द ओरिजिन्स ऑफ भारत एंड इंडिया, यानी कि भारत और इंडिया की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करती है। ओरिजिन्स का मतलब होता है उत्पत्ति। तो अब ये जो नई किताब है वो भारत और इंडिया की उत्पत्ति के बारे में क्या है, मेंशन करती है, जिक्र करती है। सम ऑफ दी चेंजेस फॉलो, कुछ जो ये बदलाव हैं वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर फॉलो का मतलब जोड़ने से है, यानी कि ये जो बदलाव हैं वो जुड़े हुए हैं। फ्रॉम द रिविजन्स, रिविजन्स का मतलब होता है संशोधन या बदलाव, तो ये क्या है, बदलाव से जुड़े हुए हैं। अब किसके बदलाव से, मेड टू क्लास 6 टेक्स्ट बुक्स, यानी कि जो क्लास 6 के टेक्स्ट बुक में किए गए थे बदलाव, उसको फॉलो करते हैं। लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल, यानी कि इनमें से कुछ बदलाव पिछले साल कक्षा 6 की किताबों में किए गए बदलावों से क्या है, जुड़े हुए हैं। द ओल्ड क्लास 6 हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, यानी कि जो पुरानी कक्षा 6 की जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, हेड कवर्ड, यानी कि उसमें कवर किया गया है द किंगडम्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। किंगडम्स का मतलब होता है राजवंश और एंशिएंट इंडिया का मतलब है प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत के राजवंशों को क्या है, कवर किया गया है इन डिटेल, यानी कि विस्तार से। यानी जो पहली वाली जो कक्षा 6 की जो इतिहास की किताब है, उसमें प्राचीन भारत के राजवंशों को क्या है, विस्तार से कवर किया गया था। बट दिस कंटेंट वॉज लेफ्ट आउट, यहाँ पर लेफ्ट आउट का मतलब है हटा देना। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल के पेशू का सेंटेंस है। तो दिस कंटेंट वॉज लेफ्ट आउट, यानी ये जो अभी विषय वस्तु है, कंटेंट है, प्राचीन भारत के जो राजवंश है, इसको क्या है, अब हटा दिया गया है। ऑफ द न्यू क्लास 6 टेक्स्ट बुक, यानी कि अब जो नई 6 क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उससे हटा दिया गया है। एंड हैज नाउ बीन इंक्लूडेड, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पेशू का सेंटेंस है। तो एंड हैज नाउ बीन इंक्लूडेड, यानी कि अभी इसे क्या है, शामिल कर दिया गया है। यानी कि ये जो कंटेंट है प्राचीन भारत के जो राजवंश, इसको क्या है, अब शामिल कर दिया गया है किसमें, इन द क्लास 7 टेक्स्ट इंस्टेड, जो कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें शामिल कर दिया गया है। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, तो यानी 6 के बजाय 7 में इंक्लूड कर दिया गया है। द न्यू क्लास 7 टेक्स्ट बुक्स हिस्ट्री कंटेंट, अब जो नई क्लास 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो हिस्ट्री का जो कंटेंट है, हिस्ट्री की जो भी विषय वस्तु है, डील्स, वैसे डील का मतलब होता है निपटना या व्यवहार करना या फिर किसी चीज़ की विस्तार से जानकारी देना, यानी कि समझाना। इंग्लिश में एक ही वर्ड के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो आपको सेंटेंस के अनुसार देखकर पता लगाना होगा कि यहाँ पर उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर डील्स का अर्थ है जानकारी देने के संदर्भ में। तो जो नई कक्षा 7 की जो किताब है जिसमें इतिहास वाला जो कंटेंट है, इतिहास का जो हिस्सा है, डील्स यानी कि वो जानकारी देता है, समझाता है, इन डिटेल यानी कि विस्तार से, विद एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत को क्या है, विस्तार से समझाता है या फिर उसकी जानकारी देता है। एंड एंड्स विद, यानी कि वो क्या है, अब समाप्त होता है कहाँ पर, विद द फॉल ऑफ द गुप्त एम्पायर। फॉल का मतलब होता है गिरना या फिर पतन होना, और गुप्त एम्पायर का मतलब है गुप्त साम्राज्य। तो जो गुप्त साम्राज्य के जो राजा हुए हैं तो उनके क्या है, पतन के साथ ये समाप्त होता है। बिटवीन द 5th and 6th सेंचुरी एडी, यानी कि 5वीं और 6ठी सदी के बीच में, यानी कि ये जो हिस्ट्री की पाठ्य पुस्तक है वो गुप्त साम्राज्य के पतन पर क्या समाप्त होती है, 5वीं और 6ठी ईस्वी के बीच में। द ओल्ड क्लास 7 टेक्स्ट बुक ओनली हैड, यहाँ पर हैड पोजीशन दिखाता है, यानी कि कुछ होने के संदर्भ में आया है। तो जो पुरानी कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें केवल था ओनली हैड 1 चैप्टर, यानी कि उसमें केवल एक ही चैप्टर था, डेडिकेटेड टू सेलेक्ट इंडियन डायनेस्टीज। डायनेस्टीज का मतलब होता है राजवंश, और डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। यानी कि पुरानी वाली किताब में केवल एक ही चैप्टर था जो कि समर्पित था टू सेलेक्ट इंडियन डायनेस्टीज, यानी कि चुनिंदा डायनेस्टीज को, यानी कि चुनिंदा जो राजवंश है उनका केवल एक ही चैप्टर था, बिटवीन द 7th and 12th सेंचुरी एडी, जो कि क्या है 7वीं और 12वीं सदी के बीच का था। एंड डिड नॉट हैव एज मच इन डेप्थ कंटेंट, एंड डिड नॉट हैव, और उसमें नहीं था एज मच इन डेप्थ कंटेंट, यानी कि उतना गहराई से जो कंटेंट है, विषय वस्तु है, वो नहीं थी। ऑन द मौर्य, गुप्त एंड अदर रीजनल इंडियन एम्पायर्स, यानी जो मौर्य है, गुप्त है और जो अन्य क्षेत्रीय भारतीय जो एम्पायर है, साम्राज्य है, उसके बारे में उतनी गहराई से क्या है, कंटेंट नहीं था। एज द न्यू टेक्स्ट डज, जितना कि जो नई वाली बुक है उसमें है, यानी कि जो कक्षा 7 की जो ओल्ड बुक थी उसमें क्या है, हमारे इंडियन डायनेस्टीज के बारे में केवल एक ही चैप्टर था, वो भी क्या उतना गहराई से नहीं था। नो सुल्तान्स मुगल्स, यानी कि अब क्या है, ना ही सुल्तान ना ही मुगल, अब सुल्तान और मुगलों का जिक्र नहीं होगा। द ओल्डर क्लास 7 टेक्स्ट बुक, यानी कि जो पुरानी कक्षा 7 की जो टेक्स्ट बुक है
ऑल्सो कवर्ड, यानी कि उसमें कवर किया गया था द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके उदय को, उसकी शुरुआत को कवर किया गया था बिटवीन द 12th एंड 15th सेंचुरी, यानी कि 12वीं और 15वीं सदी के बीच की। इज द राजपूत डायनेस्टी, जैसे कि जो राजपूत जो राजवंश है, गेव वे टू द ऑनस्लॉट। गेव वे टू द ऑनस्लॉट का मतलब होता है किसी आक्रमण से हार जाना। ऑनस्लॉट का मतलब होता है आक्रमण। जैसे कि जो राजपूत राजवंश है वो क्या है, हार गए ऑफ द अर्ली टर्किश रूलर्स, यानी जो शुरुआत के जो तुर्क शासक थे उनसे हार गए। अब जो टर्किश रूलर्स थे, तुर्क शासक थे, वो कौन थे? द खिलजीज, तुगलक, सैयद एंड लोदीज। तो ये सब क्या है, तुर्की शासक थे। एंड लेटर इन द 16th सेंचुरी, और जो 16वीं शताब्दी के जो अंत में क्या है, टू द मुगल्स, यानी कि मुगल आ गए। यानी कि 16वीं सदी में जो मुगल थे वहाँ तक जो पुराने वाली किताब थी कक्षा 7 की, तो मुगलों तक पूरा कवर किया गया था उसमें। बिकॉज पार्ट 1 ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक, क्योंकि जो नई किताब का जो भाग 1 है, एंड्स एट द गुप्त एम्पायर, जो कि क्या है, गुप्त एम्पायर पर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट विल नॉट बी इंट्रोड्यूस, तो जो विद्यार्थी है उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा, यानी कि उन्हें नहीं बताया जाएगा टू द राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसके उदय के बारे में उन्हें क्या है, नहीं बताया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड द मुगल्स, और मुगलों के बारे में भी, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ क्लास 7th, तो कम से कम क्या है, जो कक्षा 7 की जो पहली जो हाफ है, यानी कि पहली जो 6 महीने की जो क्लास है उसमें तो कम से कम नहीं पढ़ाया जाएगा। अगले 6 महीनों में पढ़ाया जाए या नहीं जाए इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। इट रिमेन्स टू बी सीन, यानी कि यह भी देखना बाकी है वेदर कि क्या है, दीज चैप्टर्स, यानी ये जो अध्याय है, चैप्टर्स है, ऑफ द कॉन्सिक्वेंट हिस्टोरिकल टाइमलाइन। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, जो कि आने वाला होता है। हिस्टोरिकल टाइमलाइन, हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, और टाइमलाइन का मतलब होता है समय क्रम, यानी कि इतिहास की वह समय रेखा जो क्या आगे चलकर आती है। यहाँ पर बात हो रही है मुगलों की, तो जो नई किताब है कक्षा 7 की भाग 1, उसमें क्या है, वो गुप्त एम्पायर पर क्या है, खत्म हो जाती है, गुप्त डायनेस्टी पर खत्म हो जाती है। तो जो आगे आने वाले जो चैप्टर है मुगलों के बारे में, उसी टाइमलाइन के बारे में बताया गया है कि कॉन्सिक्वेंट हिस्टोरिकल टाइमलाइन विल बी इंक्लूडेड इन पार्ट 2, यानी कि वो क्या है, भाग 2 में इंक्लूड की जाएगी या नहीं, ऑफ द न्यू क्लास 7 टेक्स्ट बुक, यानी कक्षा 7 की जो नई पाठ्य पुस्तक है उसमें जो आगे की जो टाइमलाइन है मुगलों की, वो क्या ऐड की जाएगी या नहीं की जाएगी इसका अभी तक कोई पता नहीं है, यह अभी देखना बाकी है। एंशिएंट किंगडम्स, यानी कि प्राचीन राज्य। द न्यू कंसोलिडेटेड बुक्स, सेकंड थीम। कंसोलिडेटेड बुक्स का मतलब है संयुक्त किताबें, यानी कि जो 3 बुक्स थी उनको मिलाकर एक बनाई गई थी, उसी के लिए यहाँ पर आया है द न्यू कंसोलिडेटेड बुक्स। तो जो नई बुक है उसकी जो सेकंड थीम है ऑन द टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी कि अतीत की कहानी। द हैज़ 4 चैप्टर्स, यानी कि उसमें क्या है, 4 चैप्टर है, 4 अध्याय है। डेडिकेटेड, यानी कि जो कि समर्पित है किसको, टू हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के 4 चैप्टर आए हैं उसमें। द 4th चैप्टर न्यू बिगिनिंग्स, सिटीज़ एंड स्टेट्स, यानी कि जो चौथा अध्याय है नई शुरुआत, नगर और राज्य। बिगिन्स, यानी कि वो शुरू होते हैं किससे, विद अ कोट फ्रॉम कौटिल्याज अर्थशास्त्र। कोट का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन, तो जो कौटिल्य है उसका जो अर्थशास्त्र है उसका एक कथन है, उस कथन से 4th चैप्टर की शुरुआत होती है। एंड अ पिक्चर ऑफ द राजगीर रूइंस, या रूइंस का मतलब है खंडहर। अ पिक्चर ऑफ, यानी कि तस्वीर के साथ शुरू होता है, ऑफ द राजगीर रूइंस, यानी राजगीर के खंडहर की तस्वीर के साथ शुरू होता है, फ्रॉम द मगध एम्पायर, यानी कि मगध साम्राज्य के। तो जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है नई शुरुआत, नगर और राज्य, वो क्या है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से एक जो उदाहरण है यानी कथन है, और जो मगध साम्राज्य के जो राजगीर के जो खंडर है उनकी तस्वीर से क्या शुरू होता है। इट इंट्रोड्यूसेस, यानी कि इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनपद एंड महाजनपद, यानी कि इस किताब में क्या जनपद और महाजनपद के बारे में भी बताया गया है। जनपद का मतलब है छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य, और महाजनपद का मतलब है बड़े बड़े राज्य। तो जैसे अभी जो स्टेट हुआ करते हैं उसी प्रकार पहले जनपद और महाजनपद हुआ करते थे। इंक्लूडिंग, यानी जिनमें शामिल है गांधार, कुरु, मत्स्य, अवंती, चैदी, कौशल, मगध एंड सो ऑन। सोन का मतलब है आदि, यानी कि और भी है। तो ये सब क्या है, जनपद हुआ करते थे पहले, जो कि क्या है, इंक्लूड किए गए हैं नई बुक में। डेटिंग बैक, डेटिंग बैक का मतलब होता है अस्तित्व में आना। तो डेटिंग बैक टू द एंड ऑफ द 2nd मिलीनियम BCE, या मिलीनियम का मतलब है सहस्त्र शताब्दी, यानी कि 1000 सालों का समय। यानी ये जो जनपद है जो कि क्या है, अस्तित्व में आए, डेटिंग बैक टू द एंड ऑफ द 2nd मिलीनियम BCE,
यानी कि ये क्या है, दूसरी सहस्त्र शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में क्या है, अस्तित्व में आए थे। देयर इज ऑल्सो अ मेंशन, मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, तो उसमें ये भी उल्लेख किया गया है ऑफ द वर्ण जाति सिस्टम, यानी जो वर्ण और जाति जो सिस्टम है उसका भी उल्लेख है। दैट इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी जो कि उत्पन्न हुई फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट, यानी कि वैदिक जो ग्रंथ है वहाँ से उत्पन्न हुई। द फिफ्थ चैप्टर, यानी जो 5वां जो अध्याय है जिसका नाम है द राइज ऑफ एम्पायर्स, यानी कि साम्राज्यों का उदय, मेंशंस, यानी कि वो उल्लेख करता है किसका, पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र का, द राइज ऑफ मगध, यानी कि मगध के उत्थान का, उदय का, द मौर्यस, यानी मौर्यों का, द ग्रीक इन्वेजन, ग्रीक का मतलब है यूनान और इन्वेजन का मतलब है आक्रमण, जो कि क्या यूनानी जो आक्रमण है उसका भी उल्लेख करता है। एंड द रेन ऑफ अशोका, ये यहाँ पर आया है रेन, REIGN, इसको रेन पढ़ेंगे, रीजन नहीं पढ़ेंगे। एंड द रेन ऑफ अशोका, रेन का मतलब होता है शासनकाल, और क्या सम्राट अशोक के शासनकाल का क्या वर्णन करता है, मेंशन करता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली न्यूज़। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी मेन हेडिंग, इंडस ट्रीटी विद पाक पुट ऑन होल्ड। इंडस ये एक नदी है जिसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी, और ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब है संधि या समझौता। तो इंडस ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि, तो 1960 में पाकिस्तान के साथ एक जल संधि की गई थी जिसका नाम है इंडस ट्रीटी, यानी कि सिंधु जल संधि, जिसमें भारत क्या पाकिस्तान को पानी देता है। तो इंडस ट्रीटी विद पाक, यानी कि पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि, पुट ऑन होल्ड, पुट ऑन होल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना या अस्थायी रूप से बंद कर देना। तो पाकिस्तान के साथ की गई सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो ये थी इसकी मेन हेडिंग। अब आगे और हेडिंग लगी हुई है, उसे देखते हैं। इंडिया फ्लैग्स पाक लिंक्स, फ्लैग्स का मतलब होता है किसी चीज़ को चिन्हित करना। तो इंडिया फ्लैग्स, तो भारत ने चिन्हित किया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है फ्लैग्स, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मैंने कई बार बताया है कि हेडिंग हमेशा शॉर्टकट में लिखी हुई होती है, और हेडिंग में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म मान के ही पढ़ेंगे, यानी कि उसे पास्ट का सेंटेंस मान के ही पढ़ेंगे। तो इंडिया फ्लैग्स, तो भारत ने चिन्हित किया। पाक लिंक्स, यानी कि पाकिस्तान के संबंधों को चिन्हित किया। पाक लिंक्स का मतलब है पाकिस्तान से जुड़ाव या संबंध। अब किससे, टू पहलगाम अटैक, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में जो अभी पहलगाम अटैक हुआ है, तो उससे क्या है, पाकिस्तान के संबंधों को भारत ने चिन्हित किया है। तो भारत का कहना है कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अटैक हुआ है, उसमें ज़रूर पाकिस्तान का हाथ है। अनवेल्स 5 pronged रेस्पॉन्स, अनवेल्स का मतलब होता है खुलासा करना। तो भारत ने खुलासा किया 5 pronged रेस्पॉन्स। 5 pronged का मतलब होता है 5 स्तर के, और रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो भारत ने क्या है, 5 अलग अलग स्तरों पर क्या है, प्रतिक्रियाओं का खुलासा किया है, यानी कि 5 हिस्सों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है 5 स्तरों पर। तो वो 5 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक तो क्या है, भारत ने जो इंडस जल संधि है उसको क्या स्थगित कर दिया है, और जो दूसरा है वो अटारी वाघा जो सीमा है पंजाब में, उसे भी क्या है बंद कर दिया है। और तीसरा है पाकिस्तानी जो नागरिक है उनके जो स्पेशल वीज़ा है उनको भी क्या है प्रतिबंधित कर दिया है। और जो चौथा है वो ये है कि भारत के जो भी डिप्लोमेटिक जो स्टाफ थे पाकिस्तान में उन्हें वापस बुला लिया गया है। और 5वां क्या है, आतंकवादियों के खिलाफ क्या है अब भारत व्यापक अभियान करेगा। तो इस प्रकार के 5 जो स्तर है उन पर क्या है रिस्पॉन्स दिया भारत ने, प्रतिक्रियाएं दी है। अटारी चेक पोस्ट सट, अटारी जो चेक पोस्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुख्य ज़मीनी बॉर्डर है वह क्या है अब बंद कर दी गई है। मतलब अब वहाँ से कोई भी पाकिस्तान नागरिक क्या है भारत नहीं आ सकता, उसे अब बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स टोल्ड, ये जो सेंटेंस है ये पेशू का सेंटेंस है। ये टोल्ड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब वो पास्ट सिंपल की पेशू का सेंटेंस है। तो पाकिस्तान नेशनल्स टोल्ड, पाकिस्तान नेशनल्स का मतलब होता है पाकिस्तानी नागरिक, यानी कि जो पाकिस्तान के जो नागरिक है उन्हें कहा गया टू रिटर्न, यानी कि वापस लौटने को, बाई May 1, यानी कि उन्हें 1 मई तक वापस लौटने को कहा गया। स्पेशल वीज़ाज डीम्ड कैंसल्ड, स्पेशल वीज़ा यानी कि जो भी पाकिस्तान नागरिकों को जो स्पेशल वीज़ा दे रखा था, डीम्ड, डीम्ड का मतलब होता है मानना, और कैंसल्ड का मतलब होता है रद्द करना। तो जो भी पाकिस्तानियों को भारत ने स्पेशल वीज़ा दे रखे थे उन्हें क्या है रद्द मान लिया गया, यानी कि अब वे वीज़ा वैध नहीं रहेंगे और उनके आधार पर कोई भी पाकिस्तानी क्या है भारत में नहीं आ सकता। डिप्लोमेटिक स्टाफ टू बी विड्रॉन, ये जो सेंटेंस है ये भी पेशू का सेंटेंस है। डिप्लोमेटिक स्टाफ, डिप्लोमेटिक स्टाफ का मतलब होता है राजनयिक कर्मचारी,
यानी कि भारत के कुछ मंत्री हैं जो कि पाकिस्तान में भेजे गए थे, जैसे राजदूत वगैरह, तो वो क्या भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं और पाकिस्तान के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, टू बी विड्रॉन, यहाँ विड्रॉन का मतलब है वापस बुलाना, तो उन्हें क्या वापस बुला लिया जाएगा। तो डिप्लोमेटिक स्टाफ टू बी विड्रॉन, यानी कि पाकिस्तान में जो भी डिप्लोमेटिक स्टाफ है उन्हें क्या है वापस बुला लिया जाएगा। तो ये थी इसकी हेडिंग। अब इसे आगे विस्तार से पढ़ते हैं। इंडिया विल होल्ड, यानी कि भारत रोक देगा द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, यानी कि 1960 की जो सिंधु जल संधि है उसे भारत रोक देगा विद पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के साथ। इन अबेंस विद इमीडिएट इफेक्ट, अबेंस का मतलब होता है अस्थायी रूप से, यानी कि क्या है उसे अस्थायी रूप से रोक देगा विद इमीडिएट इफेक्ट। इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल या फिर तुरंत, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, यानी कि इसे तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से रोक देगा। यानी जो भारत ने 1960 में इंडस जल संधि की थी उसको क्या है तुरंत प्रभाव से क्या है अस्थायी रूप से क्या है रोक देगा। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री अनाउंस्ड, अब जो फॉरेन सेक्रेटरी है यानी कि जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उन्होंने क्या अनाउंस्ड किया, उन्होंने यह घोषणा की ऑन वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को। इट इज़ पार्ट ऑफ द 5 प्रोन्स्ड रेस्पॉन्स, इट इज़ पार्ट यानी कि एक क्या हिस्सा है, अब किसका, ऑफ द 5 प्रोन्स्ड रेस्पॉन्स, यानी कि जो 5 स्तर की जो प्रतिक्रिया थी जो मोदी जी ने दी थी, तो उनका क्या है ये एक हिस्सा है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर 5 चीज़ों पर रोक लगा दी थी, उनमें से एक हिस्सा ये है, यानी कि जो इंडस जल संधि है उस पर क्या है रोक लगा दी। तो ये क्या है 5 प्रोन्स्ड रेस्पॉन्स में से एक पार्ट है। डेट वॉज डिसाइडेड, जो कि क्या डिसाइड किया गया, अपॉन आफ्टर, यानी कि के बाद में, किसके बाद में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ मीटिंग। चेयर्ड का मतलब होता है अध्यक्षता करना और मीटिंग का मतलब होता है बैठक। तो ये फैसला कब लिया गया, जब नरेंद्र मोदी ने क्या है एक बैठक की अध्यक्षता की, उसके बाद ये क्या है फैसला लिया गया। अब ये जो बैठक थी वो किसकी थी, ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन सेक्रेटरी, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं CCS, यानी ये जो बैठक थी वो कैबिनेट सुरक्षा समिति की थी। यानी कि ये जो कैबिनेट कमिटी ऑन सेक्रेटरी है, तो ये समिति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े क्या है बड़े बड़े फैसले लेती है, यानी कि सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले हैं उनका फैसला यही लेती है, जिसका शॉर्टकट नाम है CCS। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है जो कैबिनेट सुरक्षा समिति है उसकी क्या है अध्यक्षता की। इन द आफ्टरमेथ, इन द आफ्टरमेथ का मतलब होता है किसी घटना के बाद। अब किसके बाद, ऑफ द टेरर स्ट्राइक, यानी कि आतंकी हमले के बाद। इन द पहलगाम, जो कि कहाँ पर हुआ था, पहलगाम में। दैट लेफ्ट 26 डेड, यानी कि इसका मतलब है जिसमें क्या है 26 लोग मारे गए थे। तो इस घटना के बाद क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है एक कैबिनेट सुरक्षा समिति की क्या एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में क्या है 5 स्तर के बड़े फैसले लिए। द CCS टुक नोट, CCS आप लोगों को पता है ये भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की क्या है एक कैबिनेट समिति है, जिसका पूरा नाम है कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी। तो द CCS टुक नोट, यहाँ पर आया है टुक नोट, जो कि टेक नोट की सेकंड फॉर्म है। टेक नोट का मतलब होता है संज्ञान लेना, यानी कि किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो द CCS टुक नोट, यानी कि जो CCS है उसने क्या है संज्ञान लिया या फिर ध्यान दिया। अब किस पर, ऑफ द क्रॉस बॉर्डर लिंकेज, यानी कि जो सीमा पार जो संबंध है उस पर संज्ञान लिया। अब किसके, ऑफ द टेरर अटैक इन पहलगाम, यानी कि जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, यानी कि जो आतंकवादी हमला हुआ, तो उसकी क्या है सीमा पार के संबंधों पर क्या ध्यान दिया, यानी कि उसका संज्ञान लिया। यानी कि CCS को लगता है कि जो पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ उसका क्या है पाकिस्तान से संबंध है, तो उस पर क्या उन्होंने संज्ञान लिया। मिस्टर मिस्री सेड, ऐसा मिस्री ने कहा, जो कि क्या है विदेश सचिव है। एडिंग, एडिंग का मतलब होता है कि आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, यानी कि 1960 की सिंधु जल जो संधि है, विल बी हेल्ड, यानी कि उसे क्या है रोक दिया जाएगा। यहाँ पर है हेल्ड, जो कि होल्ड की थर्ड फॉर्म है। तो 1960 की जो सिंधु जल जो संधि है उसे क्या है रोक दिया जाएगा। इन अबेंस, यानी कि अस्थायी रूप से। विद इमीडिएट इफेक्ट, इमीडिएट का मतलब होता है तत्काल या फिर तुरंत, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो क्या उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है जब तक की, यानी जो सिंधु जल संधि है उसे क्या है तब तक रोका जाएगा जब तक क्या है पाकिस्तान क्रेडिबली एंड इरेवेकेबली, क्रेडिबली का मतलब होता है विश्वसनीय रूप से, और इरेवेकेबली का मतलब होता है स्थायी रूप से। अब्जूरस,
अब जैसे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है त्याग देना। तो क्या है, जब तक पाकिस्तान क्या है क्रेडिबली यानी कि विश्वसनीय रूप से एंड इरेवेकेबली यानी कि स्थायी रूप से त्याग ना दे इट्स सपोर्ट यानी कि अपना समर्थन त्याग ना दे किसके लिए, फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यानी कि जो सीमा पार जो आतंकवाद है उनके लिए क्या है अपना समर्थन त्याग न दे, तब तक क्या है जो सिंधु जल जो संधि है उसे क्या अस्थायी रूप से क्या है स्थगित कर दिया जाएगा। ए डिसीजन वॉज ऑल्सो टेकन यानी कि एक डिसीजन भी लिया गया है टू क्लोज यानी कि बंद करने का द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसे भी क्या है बंद करने का निर्णय लिया गया है, फैसला लिया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शायद आप लोगों को पता होगा, ये एक सीमा पर एक ऐसा केंद्र है जहां लोगों की और सामान की जांच होती है, तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो उसे क्या बंद करने का फैसला लिया गया इन अटारी यानी कि अटारी में विद इमीडिएट इफेक्ट यानी कि तुरंत प्रभाव से, यानी कि जो अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको क्या है तुरंत प्रभाव से क्या है बंद करने का फैसला लिया गया है। दोज हु हैव क्रॉस्ड ओवर वो जिन्होंने क्या है क्रॉस्ड कर लिया है यानी कि बॉर्डर पार कर लिया है विद वैलिड इंडोर्समेंट्स, वैलिड का मतलब होता है वैध और इंडोर्समेंट्स का मतलब होता है दस्तावेज, यानी कि जिन्होंने क्या है वैध दस्तावेजों के साथ में क्या है बॉर्डर पार कर लिया है। मे रिटर्न यानी कि वो क्या है वापस लौट सकते हैं थ्रू दैट रूट यानी कि उसी रूट से यानी कि उसी अटारी चेक पोस्ट से क्या है वापस लौट सकते हैं। बिफोर मई 1 यानी कि 1 मई से पहले मिस्टर मिस्री सेड, तो ऐसा मिस्टर मिस्री ने कहा। इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग का मतलब होता है इशारा करते हुए। डेट पाकिस्तान नेशनल्स यानी कि उन पाकिस्तानी नागरिकों की ओर इशारा करते हुए। होल्डिंग इंडियन वीज़ाज यानी जिन्होंने क्या है भारतीय वीज़ा को होल्ड करके रखा है, भारतीय वीज़ा ले रखा है। विल हैव टू रिटर्न यानी कि उन्हें क्या है वापस लौटना पड़ेगा। यहाँ पर आया है विल हैव टू, ये एक स्ट्रक्चर है, जब हमें कभी बोलना होता है कि हमेशा करना पड़ेगा तब लगाते हैं विल हैव टू। तो क्या है जो पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें क्या है वापस लौटना पड़ेगा बाय दैट डे यानी कि उसी तारीख तक, यानी कि 1 मई तक उन्हें क्या है वापस लौटना पड़ेगा। ही फर्दर अनाउंस्ड, तो उन्होंने आगे घोषणा की दैट की पाकिस्तान नेशनल्स यानी कि जो पाकिस्तान के जो नागरिक है विल नॉट बी परमिटेड, ये पेशियों का सेंटेंस है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जो नागरिक है उन्हें क्या है अनुमति नहीं दी जाएगी टू ट्रेवल यानी कि यात्रा करने की, टू इंडिया यानी कि भारत में यात्रा करने की क्या है अनुमति नहीं दी जाएगी। अंडर द सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम, ये एक स्कीम है जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं स्वेस, यानी कि इसके तहत क्या है कोई भी भारतीय या फिर कोई पाकिस्तानी या कोई नेपाल के जो भी नागरिक है वो क्या है बिना वीज़ा के भारत में आ सकते हैं। तो अब क्या है इस स्कीम के तहत जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत आए थे तो उन्हें क्या है भारत यात्रा की क्या अनुमति नहीं दी जाएगी। एनी स्वेस वीज़ा यानी कि कोई भी स्वेस वीज़ा है इश्यूड इन द पास्ट यानी कि जिसको पास्ट में जारी किया गया था, अतीत में जारी किया गया था, टू पाकिस्तानी नेशनल्स यानी कि जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको स्वेस वीज़ा जो जारी किया गया था, आर डीम्ड कैंसल्ड। डीम्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है मानना, तो अब उसे क्या माना जाता है कैंसल्ड यानी कि अब उसे रद्द माना जाता है। यानी कि स्वेस वीज़ा के तहत जो भी पाकिस्तानी भारत में आए थे अब उनके वीज़ा है वो रद्द कर दिए गए हैं। एनी पाकिस्तानी नेशनल यानी कि कोई पाकिस्तानी जो नागरिक है करंटली इन इंडिया यानी कि अभी क्या भारत में है, अंडर स्वेस वीज़ा यानी कि स्वेस वीज़ा के तहत अगर कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में है, हैज़ 48 आवर्स यानी कि उसके पास क्या 48 घंटे हैं, टू लीव इंडिया यानी कि भारत को छोड़ने के केवल उसके पास 48 घंटे है। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक है जो स्वेस वीज़ा पर क्या है इस समय भारत में है उन्हें क्या 48 घंटों के भीतर भारत छोड़ना होगा। द CCS ऑल्सो डिक्लेयर्ड यानी जो कैबिनेट सुरक्षा समिति है उसने ये भी घोषणा की डिफेंस एडवाइजर्स इन द पाकिस्तानी हाई कमीशन यानी कि जो डिफेंस एडवाइजर्स है यानी जो रक्षा सलाहकार है इन द पाकिस्तानी हाई कमीशंस, ये कमीशन है पाकिस्तानी हाई कमीशंस। ऐसी ही भारत की भी बनी हुई है कमीशन इंडिया हाई कमीशन, जिसमें क्या डिफेंस एडवाइजर्स होते हैं यानी कि रक्षा सलाहकार होते हैं। तो जो CCS है उसने क्या घोषित कर दिया डिफेंस एडवाइजर्स इन द पाकिस्तान हाई कमीशंस यानी कि पाकिस्तान हाई कमीशन के जो रक्षा सलाहकार है उन्हें घोषित कर दिया हियर यानी कि यहाँ पर एज पर्सोना नॉन ग्राटा, तो उन्हें क्या पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे अब क्या है उस देश में रहना स्वीकार नहीं है, यानी कि उसे अब क्या है उस देश में नहीं रखा जाएगा, अब उसे क्या देश छोड़ना होगा। तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो भी डिफेंस एडवाइजर्स है उन्हें क्या अब भारत को छोड़ना पड़ेगा। दे हैव अ वीक टू लीव इंडिया यानी कि उनके पास क्या है
एक सप्ताह है भारत को छोड़ने के लिए। इंडिया विल बी विड्रॉइंग। विड्रॉ के कई मतलब होते हैं। एक तो होता है निकालना, और दूसरा होता है हटा लेना, और तीसरा होता है बुलाना। तो यहाँ पर क्या है, बुलाने के संदर्भ में यूज़ किया गया है। तो इंडिया विल बी विड्रॉइंग यानी कि भारत भी क्या है, वापस बुला लेगा इट्स ओन एडवाइजर्स, यानी कि अपने जो रक्षा सलाहकार है उससे क्या भारत भी वापस बुला लेगा। द इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद, यानी कि जो इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन है उसके जो एडवाइजर्स है, उसके जो रक्षा सलाहकार हैं, उन्हें क्या भारत वापस बुला लेगा। दीज पोस्ट, यानी कि ये जो पद है, इन द रेस्पेक्टिव हाई कमीशंस, रेस्पेक्टिव का मतलब होता है संबंधित, यानी कि क्या है, हाई कमीशन से संबंधित ये जो पद है, आर डीम्ड अनल्ड। डीम्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है मानना, और अनल्ड का मतलब होता है अमान्य। तो ये जो पद है वो क्या है, अमान्य माने जाते हैं, यानी कि उन पदों को क्या है, अब अमान्य माना जाएगा, निरस्त माना जाएगा। यानी कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो भी डिफेंस एडवाइजर्स है उन्हें क्या है, अब भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। और हमारे जो भारत के जो डिफेंस एडवाइजर्स है जो इस्लामाबाद में है, उन्हें क्या है, भारत वापस बुला लेगा। 5 सपोर्ट स्टाफ ऑफ द सर्विस एडवाइजर। सपोर्ट स्टाफ का मतलब होता है सहायक कर्मचारी, और सर्विस एडवाइजर्स का मतलब होता है तकनीकी सलाहकार। यानी जो तकनीकी सलाहकार के जो 5 सहायक कर्मचारी है, विल ऑल्सो बी विड्रॉन, उन्हें भी क्या है, वापस बुला लिया जाएगा फ्रॉम बोथ हाई कमीशंस, यानी कि दोनों हाई कमीशन से वापस बुला लिया जाएगा। यानी कि जो भारत के जो सपोर्टिव स्टाफ है पाकिस्तान में, उन्हें भी बुला लिया जाएगा, और जो पाकिस्तान के जो सपोर्टिव स्टाफ है जो कि भारत में है, उन्हें क्या है, वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, ऐसा CCS का कहना है। एडिंग दैट, यानी कि आगे जोड़ते उन्होंने कहा कि द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मिशंस, यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है कर्मचारियों की संख्या से, यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या है ऑफ बोथ मिशन, यानी कि दोनों मिशन की, विल बी ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है घटाना, यानी कि दोनों मिशन की जो कर्मचारियों की जो संख्या है उन्हें क्या घटा दिया जाएगा, टू 30 फ्रॉम 55, यानी कि 55 से घटाकर 30 कर दिया जाएगा। थ्रू फर्दर रिडक्शन बाय May 1, थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, फर्दर रिडक्शन, फर्दर का मतलब होता है आगे, और रिडक्शन का मतलब होता है कटौती करना, यानी कि कम करना, यानी कि 1 मई तक कटौती करके क्या है, जो कर्मचारियों की संख्या है उसे घटाकर 55 से 30 कर दिया जाएगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, अब तनाव बढ़ गया है। तो दोनों देशों के जो दूतावास है उनके जो 5-5 सहायक कर्मचारी है उन्हें क्या है, वापस बुला रहे हैं, और दोनों देशों में जो मौजूद कर्मचारी है उनकी संख्या क्या है, 55 से घटाकर क्या है, 30 कर दी जाएगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये क्या है, 1 मई तक हो जाएगी। ऑल पार्टी मीटिंग, यानी कि सर्वदलीय बैठक, यानी कि सभी राजनीतिक दलों की क्या है, एक साथ बैठक। फॉलोइंग द मीटिंग, यहाँ पर फॉलोइंग का मतलब है के बाद में, यानी कि जो मीटिंग हुई थी CCS की, उसके बाद में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रीच्ड आउट, यानी जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, रीच्ड आउट। रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है संपर्क करना। तो यहाँ पर आइए सेकंड फॉर्म रीच्ड आउट, यानी कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने संपर्क किया टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी कि जो राजनीतिक दल है, पार्टीज़ है, उनसे संपर्क किया। फॉर एन ऑल पार्टी मीटिंग, यानी किसके लिए, यानी कि एक सर्वदलीय बैठक के लिए संपर्क किया। ऑन थर्सडे, यानी कि गुरुवार को। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने क्या है, राजनीतिक दलों से संपर्क किया ताकि क्या है, गुरुवार को एक सर्वदलीय बैठक क्या है, बुलाई जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू देम सून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।